Hello everyone, welcome back to our thermodynamics lecture series. Today our topic of discussion will be Maxwell's thermodynamical equations और Maxwell's relation. प्रीवियस क्लास में हमने कार्नोट इंजन से टॉपिक पे डिस्कशन किया था. आज हम अपने अगले टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. उससे पहले हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनामिक्स के शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं. कुछ क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती हैं, कुछ केवल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. जैसे जो आपका हीट एब्जॉर्ब है, दिस इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन. सिमिलरली जो आपका वर्क डन है, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ. बट जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये आपका स्टेट डिपेंडेंट होगा. स्टेट डिपेंडेंट क्या मतलब है इस बात का? सपोज आप किसी गैस को किसी एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट से अनदर थर्मोडायनेमिकल स्टेट बी पे लेके जा रहे हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो भी क्वांटिटी आपको चेंज करनी है. ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आप उसको लेके जाएंगे तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो पाथ पे डिपेंड करेंगी और कुछ क्वांटिटीज स्टेट पे डिपेंड करेंगी. जैसे आप इस पाथ से चाहे लेके जाएं, चाहे इस पाथ से लेके जाएं, या किसी थर्ड एंड फोर्थ पाथ से लेके जाएं, हर पाथ में आप देख रहे हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. वो जहां से जा रहा है और जहां पहुंच रहा है वो सेम है. मीन्स जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा यू, दैट विल बी सेम फॉर ऑल पाथ्स. बट वर्क डन सबके लिए अलग आएगा. इसके लिए W1, इसके लिए W2, इसके लिए W3, इसके लिए W4. इसी तरीके से हीट एब्जॉर्ब भी सब में अलग अलग आएगा. ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज पाथ पे डिपेंड करती हैं जिनको हम एक्सटेंसिव कुछ क्वांटिटी स्टेट पे डिपेंड करती हैं जिनको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं. स्टेट डिपेंडेंट जो होते हैं वो हम एक्सटेंसिव वेरिएबल्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सब स्टेट फंक्शन है. प्रेशर है, वॉल्यूम है. ठीक है, इसी तरीके से कई और नए वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिस्कशन में लाएंगे. और भी स्टेट फंक्शन होते हैं. उससे पहले हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सपोज मैंने कोई एक रैंडम फंक्शन ले लिया एफ, जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, जो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव देखूंगा तो डी एफ बाई डी एक्स मीन्स टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब मैं चूंकि ये एक्स वाई दो का फंक्शन है तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई. अब y के रिस्पेक्ट में मैंने किया है चूंकि y का भी फंक्शन है, बट टोटल डेरिवेटिव x का है तो y का x के रिस्पेक्ट में फिर से लेना पड़ेगा एज पर चेन रूल. चेन रूल के हिसाब से इसका हो जाएगा dy बाई dx. ठीक है, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, फिर चूंकि y का फंक्शन था तो y के रिस्पेक्ट में किया, फिर मैंने y का फिर से किया dy बाई dx. ठीक है, तो हम यहाँ से df डिफाइन कर सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y dx प्लस डेल एफ बाई डेल वाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया dx इधर, इंटू एट कॉन्स्टेंट x dy. तो इस तरीके से हम अपना df डिफाइन कर सकते हैं. ये मेरा फंक्शन में चेंज है df. ठीक है, अब देखिएगा दो फंक्शन यहाँ पे आए निकल के, एक ये और एक ये, डेल एफ बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y, और एक फंक्शन है मेरा डेल एफ बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट डिपेंडेंट क्या होता है. सपोज मैं इसका इस वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स. मैं
इस फंक्शन का डेल एफ बाई डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूँ, तो मुझे इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस डेल एफ बाई डेल वाई फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा पूरे फंक्शन का। तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन डेल एफ बाई डेल वाई। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब अगर मेरा f जो है स्टेट फंक्शन है, तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी। इफ f इज स्टेट फंक्शन, क्या मतलब हुआ इस बात का, एक तरीके से दोनों में ही एक चीज आप देख रहे हैं, पहले वाले फंक्शन को मैंने देखा, पहले x के रिस्पेक्ट में चेंज किया, फिर y के रिस्पेक्ट में चेंज किया, किसी एक स्टेट में पहुंच गया वो। दूसरे वाले फंक्शन में पहले मैंने y में चेंज देख लिया, फिर x में देखा। सपोज ये इस तरीके की बात हो गई कि आप किसी सिस्टम को पहले एक बार ऐसे लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ लेके गए, ए टू बी, बी टू सी। एक एक प्रोसेस मेरा ये हो गया, मान लीजिए ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया, ए से सी तक जाना था, ए से बी गए हम एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई में चेंज देखा हमने। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी तो ले जा सकते हैं, पहले मैंने वाई में चेंज देख लिया, वाई में चेंज किया, फिर एक्स में चेंज किया, अल्टीमेटली हम कहाँ गए, ए टू सी पहुंचे। एक पाथ मेरा वन ये वाला था, एक पाथ टू मेरा ये वाला है, अल्टीमेटली स्टेट में चेंज कितना हुआ, ए से सी में जो चेंज आएगा वही चेंज होगा स्टेट में। तो अगर फंक्शन मेरा एफ स्टेट फंक्शन होगा, दैट मीन्स चाहे मैं उस फंक्शन में वाई में पहले चेंज देखूं फिर एक्स में देखूं, चाहे मैं एक्स में पहले देखूं फिर वाई में देखूं, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। तो ये स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, जिसको अभी हम यूज करेंगे जब हम मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को निकालेंगे या इक्वेशंस को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टेट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होगा एफ, वो केवल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स वो पार्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट फंक्शन होगा। तो ये एक तरीका है, एक मैथमेटिकल वे है टू डिटरमाइन वेदर ए फंक्शन इज स्टेट डिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स की। देखिए, हमको पता है मैकेनिकल क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन मैकेनिक्स में हमको पता है कोई भी सिस्टम अल्टीमेटली स्टेबिलिटी चाहता है, इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। आप किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे हाइट से, फ्रीली छोड़ देंगे तो वो अर्थ पे आएगी, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। हर ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। मैकेनिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होते हैं। जब भी कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी अचीव करता है, तो कोई ना कोई पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा होता है। जिस भी प्रोसेस के अलोंग होगा, वहां पे कौन सा प्रोसेस हमको देखना पड़ेगा कि आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, या कोई दो प्रोसेस हो रहा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जैसे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में जब कोई हमारा सिस्टम या गैस इक्विलिब्रियम अचीव करती है, तो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल कोई ना कोई मिनिमम होता है। ठीक है, इक्विवेलेंटली वहां से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल में हमारे पास बात होती है, मेनली हम चार की बात करते हैं, यू, एच, एफ एंड जी। इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको एच को बोलते हैं एंथैल्पी, एफ इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। हमको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमको पता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है
डी क्यू इजकल टू टी डी एस। एंट्रोपी के टर्म्स में जो लॉ मैंने पढ़ाया था आपको, दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ। फॉर रिवर्सिबल सिस्टम के लिए डिफाइन है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल है तो उसके लिए हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी यू इजकल टू टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू। तो डी यू इजकल टू क्या हो गया, टी डी एस माइनस, इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू को पी डी वी। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एस एंड वी, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करूँ, डेल यू बाई डेल एस अगर मैं निकालूँ यहाँ पे एट कांस्टेंट वी, तो अगर मैं इस फंक्शन का u का s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं v को कांस्टेंट रखते हुए, तो इधर t ही बचेगा, क्योंकि डेरिवेटिव आप जब लोगे तो इधर p dv में dv जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv की टर्म वाला टर्म जीरो। तो आपका du इक्वल टू टी डी एस, तो डेल यू बाई डेल एस इक्वल टू टी हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं u का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखूं एट कांस्टेंट s, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, मींस ds वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल वी जो होगा एट कांस्टेंट एस, इस इक्वेशन से आप देखिए माइनस पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो भी आपके यू एच एफ एंड जी हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव फंक्शंस हैं, स्टेट डिपेंडेंट हैं। तो जैसे आपका इंटरनल एनर्जी है, ये भी स्टेट डिपेंडेंट है। ये सबके सब एनर्जी के ही कंटेंट को बताते हैं अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। और ये बेसिकली जनरली जो पोटेंशियल्स होते हैं, ये किन्हीं दो प्रोसेस के लिए डिफाइन होते हैं। कोई भी पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, इंटरनल एनर्जी कब कांस्टेंट होगी आपकी, अगर आपका प्रोसेस आइसोकोरिक एंड आइसेंट्रोपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब जीरो है, तो dv जीरो हो जाएगा और ds भी जीरो हो जाएगा। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इंटरनल एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। तो उस केस में आपका du क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो गया है, मीन्स इंटरनल एनर्जी उस समय मिनिमम है। तो अगर प्रोसेस हमारा देखिए दो प्रोसेस है, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमारा जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये आपके इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन वन इसको बोल दूं और इक्वेशन टू इसको बोल दूं, और इक्वेशन वन का मैं v के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कर दूं, तो हो जाएगा डेल टू यू, जैसे हमने ऊपर किया था अभी समझा था फंक्शन f के लिए, अपॉन डेल वी डेल एस एट कांस्टेंट t करूंगा अब, सॉरी एट कांस्टेंट s करूंगा अब, तो क्या आ जाएगा, डेल टी, इधर वाली साइड t है हमारा, तो डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट s, ठीक है। इसी तरीके से मैं इक्वेशन टू का अगर s के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव करूं, मींस डेल यू बाई डेल वी का एक्स s के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे कांस्टेंट बना होता है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें हम, तो डेल टू यू बाई डेल एस डेल वी, ये आपका आ गया माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी, ठीक है। जो दूसरा वाला है उसको कांस्टेंट रखेंगे। पहले पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, इसका s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखा देखा v को कांस्टेंट रखते हुए, अब v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखेंगे s को कांस्टेंट रखते हुए। तो हमारी ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आपको पता है कि यू नो u इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। अभी मैं थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आपको निकलवा के इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने के लिए, ठीक है। पहले हम निकाल लें प्रॉपरली। स्टेट फंक्शन है अगर,
इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वी डेल एस इजकल टू डेल टू यू अपॉन डेल एस डेल वी। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी will be equal to minus del t by del v at constant s. This is your first thermodynamical equation, Maxwell thermodynamical equation. इसको बोलते हैं फर्स्ट। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ी थी, वो अलग थी। ये थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन थर्मो, या मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन ना बोल के रिलेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए, ये आपका इंटरनल एनर्जी की बात हो गई। इसी तरीके से अगला जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है। हम उसकी बात करेंगे। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, आपको पता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू को टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी यू माइनस, सॉरी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी यू माइनस टी डी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब इफ माई प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सपोज मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी यू माइनस डी टी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो अगर यहाँ से मैं डी कॉमन ले लूँ तो आएगा आपका u माइनस टी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब ये जो u माइनस टी एस है, दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। एफ से लिखते हैं इसको, तो डी एफ इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। एक तरीके से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एक इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है, ठीक है। वो भी वर्क डन से ही डिफाइन करते हैं हम, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डी एफ इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे होता है अब ये देखिएगा, ये बेसिकली वर्क डन है। कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन ऑन द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको पता है एफ इक्वल टू क्या है, यू माइनस टी एस, ठीक है। अब टी एस आप यहाँ से देख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, ठीक है। अब टी इंटीग्रल डी एस अगर आप करेंगे तो एक तरीके से आप देख रहे हैं क्या है, टी एस आपका लेटेंट हीट का पार्ट हो गया एक तरीके से। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट है जिसमें से लेटेंट हीट या हीट ट्रांसफर वाला पार्ट निकल गया है, टीएस निकल गया। दैट मीन्स वो क्या बताएगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस पे कितना वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से आप इसको और रिलेट कर सकते हैं, U इक्वल टू एफ प्लस टी एस अगर मैं लिख दूँ तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका, फ्री एनर्जी, ठीक। ये आपका क्या है, लेटेंट एनर्जी, ठीक। फ्री एनर्जी मीन्स पार्ट ऑफ यू, part of you that can be that can be
मेजर्ड बाय वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के फॉर्म में। और लेटेंट एनर्जी क्या है? हीट ट्रांसफर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, एक तरीके से वर्क डन ही है एट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं डी एफ, अगर मैं एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस अगर लिखूं, और यहाँ से डी एफ आपसे बोलूं, तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू माइनस डी टी एस। अब डी यू को आप लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी। हमने बात करी थी यू के बारे में, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का टी डी एस माइनस एस डी टी। इसका चेंज देखेंगे तो पहले टी का चेंज देखेंगे एक बार, एस को कांस्टेंट रखते हुए, एक बार एस का चेंज टी को कांस्टेंट रखते हुए। ये कट गया, तो डी एफ आपका क्या आ गया? माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये आपका आ गया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज। तो डी एफ आपका हो गया माइनस पी डी वी इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स change in F is equal to work done in या work done isothermal, work done by the gas in isothermal process, sorry, work done on the gas in isothermal process। ठीक है, वर्क डन को बता रहा है, सिंपल सा। तो ये जितने भी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल हैं, ये कहीं ना कहीं ये फॉर्म ऑफ हीट इन स्पेसिफिक कंडीशंस हम डिफाइन करते हैं। ये देखिए एक फॉर्म ऑफ हीट ही तो है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, जिनको हम स्पेसिफिक कंडीशन में, कोई आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में होगा कंजर्व, तो अलग अलग प्रोसेस में कौन सी चीज कंजर्व रह रही है, वो उस पोटेंशियल को डिफाइन हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फॉर आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा? dv जीरो हो जाएगा आपका, dt भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा df इक्वल टू जीरो फॉर, अब इन जनरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो df इज लेस देन इक्वल देन जीरो आता है। ये क्या है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होगा वहां पे इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर वेरिएबल्स, जिसका यूजफुल हीट में या एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जो, तो वहां पे क्या आएगा? df इज लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इन जनरल क्या होगा? df इज लेस देन इक्वल देन जीरो। ठीक है, ये आपका हो गया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये आप देख सकते हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जिसमें से लेटेंट एनर्जी निकल गई है। ठीक है, लेटेंट हीट निकल गई है, लेटेंट हीट ट्रांसफर जो हुआ उसका लेटेंट वाला पार्ट निकल गया। तो वर्क डन वाला जो पार्ट है आइसोथर्मली, तो किसी गैस पे आइसोथर्मली जो वर्क होता है, उस वर्क को आप चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के फॉर्म में देख सकते हैं, उतनी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आप मैक्सवेल का रिलेशन निकाल सकते हैं। आपने देखा डी एफ इक्वल टू क्या आया? माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं f को v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं एट कांस्टेंट t, तो मुझे क्या मिलेगा? t कांस्टेंट मीन्स ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचा? df इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो डेल एफ बाई डेल वी इक्वल टू माइनस पी। ये मुझे मिल गई एक इक्वेशन।
इसी तरीके से अगर मैं एफ का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अब डीवी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा इक्वेशन में? डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी। तो डेल एफ बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एस। ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए फिर से, मेरा एफ भी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है। तो इस इक्वेशन का मैं v के रिस्पेक्ट, सॉरी t के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव करूँ अगर, तो डेल टू एफ अपॉन डेल टी डेल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डेल पी बाई डेल टी। ये कब होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले टी के रिस्पेक्ट में था वॉल्यूम, सॉरी पहले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब सेकंड डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा तो आपको इजी रहेगा। इसी तरीके से आप देखिए, इसका मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वी, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। डेल टू एफ ऑन डेल वी डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को, ये हो गया मेरा, इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि सिंस एफ इज स्टेट फंक्शन, इसलिए जो आपका इक्वेशन वन बोलिए इसको, और इसको इक्वेशन टू बोलिए, तो इक्वेशन टू और वन बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी at constant v will be equal to del s upon del v at constant t। ये हमारा हो गया सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन हो गया। ठीक है, अभी डायरेक्ट याद करने का भी इसको शॉर्ट तरीका बता दूंगा आपको। पहले हम कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं बीच बीच के, अगर वो मिस हो जाएंगे तो आपसे कई क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो पढ़ेंगे हम पूरा, फिर हम एंड में शॉर्ट भी इसका देख लेंगे, शॉर्ट वे इन इक्वेशंस को याद रखने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की। इसको हम डिफाइन करते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी वी। इससे ये बेसिकली देखिए टोटल हीट कंटेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं चेंज देखूं तो डी एच क्या हो जाएगा? डी यू प्लस डी पी वी। तो डी एच इक्वल टू डी यू को लिख सकते हैं आप टी डी एस माइनस पी डी वी, और पी वी डी पी वी को लिख सकते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार पी में चेंज, वी को कांस्टेंट रख के, एक बार वी में चेंज, पी को कांस्टेंट रख के। तो पी डी वी दोनों साइड से ये कट गया, तो डी एच हो गया टी डी एस प्लस वी डी पी। आप देख रहे हैं कि change in enthalpy can be defined as change in enthalpy can be defined as total heat transfer to the system isobarically। इसको हम टोटल एनर्जी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस dp जीरो हो जाएगा, तो dh क्या हो जाएगा? tds। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? tds क्या है आपका? dq। ठीक है, dq ही तो है, tds इक्वल टू dq, हीट ट्रांसफर। तो दैट मीन्स चेंज इन h represents heat transfer isobarically, मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस में ये हीट ट्रांसफर या वर्क डन को ही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी को ही बता रहे हैं। दे दीज ऑल पोटेंशियल्स, चाहे यू हो, चाहे एच हो, चाहे जी हो, चाहे एफ हो, दे ऑल रिप्रेजेंट्स ए टाइप ऑफ एनर्जी इन सर्टेन थर्मोडायनेमिकल कंडीशंस। ठीक है, और ये बता रहा है कि इस कंडीशन, अगर मेरा सिस्टम
किसी ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है जिसमें प्रेशर और एंट्रोपी कांस्टेंट रह रहा है, मींस सिस्टम मेरा जा रहा है आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली। तो उस प्रोसेस के दौरान आउट ऑफ ऑल वेरिएबल्स एक वेरिएबल्स मेरा एंथैल्पी ऐसा है जो नहीं चेंज होगा। तो एक तरीके से प्रोसेस में, अलग अलग प्रोसेस में कोई दो प्रोसेस हो रहे हैं अगर, तो कौन सा वेरिएबल थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल नहीं बदलेगा या कांस्टेंट रहेगा, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। या कौन सा पोटेंशियल मिनिमम रहेगा, इसको हम वहां से भी रेट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको पोटेंशियल एनर्जी से, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, यहाँ पे कोई ना कोई एक पोटेंशियल मिनिमम होगा। कौन सा पोटेंशियल मिनिमम होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्रोसेस आपका फॉर आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, दो प्रोसेस हैं आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा पी जीरो हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, तो डीएस भी जीरो हो गया। तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, मीन्स डी एच इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एच टू इक्वल टू एच वन। तो ये आपका, अगर आइसोबारिक और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी मिनिमम होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज मिनिमम होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कब था, डी एच इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है तो डी एच इक्वल टू ग्रेटर देन, डी एच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इन जनरल आपका क्या हो जाएगा, डी एच इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो। इन जनरल अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज जीरो ही होगा। कब, इन आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस जब हो रहा होगा तब ये वाला वेरिएबल मेरा जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो मिनिमम रहेगा। तो ये आपका हो गया एंथैल्पी। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स नेट हीट ट्रांसफर आइसोबैरिकली, इसको टोटल एनर्जी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम अगला पोटेंशियल की बात करें, उससे पहले हम इसके लिए भी हम मैक्सवेल्स इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आप इसका खुद से निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वही एग्जैक्टली जैसे हमने ऊपर दो के लिए निकाली है वैसे ही निकलेगी। डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल एच अपॉन डेल एस के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे एट कांस्टेंट पी। तो प्रेशर कांस्टेंट तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपको टी मिल जाएगा। फिर आप चेंज देखेंगे डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट, सॉरी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। तब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस देखेंगे आप, तब आपको मिलेगा वी। तब आपका डी एस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डी डेल एच अपॉन डेल पी इक्वल टू वी के बराबर हो जाएगा, और इधर ये टी के बराबर हो जाएगा। फिर आप इसका दोबारा करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का करेंगे आप पी के रिस्पेक्ट में कीपिंग एस कांस्टेंट, तो आपको मिल जाएगा डेल टू एच अपॉन डेल पी डेल एस इक्वल टू डेल टी बाई, इधर वाले का पी के रिस्पेक्ट में डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस। सिमिलरली इसका आप करेंगे एस के रिस्पेक्ट में कीपिंग पी कांस्टेंट, डेल टू एच अपॉन डेल एस डेल पी, ये आपको हो जाएगा डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। और यहाँ से आप दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि एंथैल्पी भी आपका स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट पार्ट पे नहीं करेगा। तो यहाँ से आ गया del t by del p at constant s will be equal to del v by del s at constant p। ये आपका आ गया मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। ठीक है, अगला रिलेशन है हमारा, अगली हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की।
ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइंड होती है G इक्वल टू H माइनस टी एस। ठीक है। आप H को लिख सकते हैं U प्लस पी वी, एंथैल्पी को, माइनस टी एस। तो आप यहाँ से डी जी डिफाइन करें अगर, यहाँ से अगर आप डी जी डिफाइन करें तो डी एच माइनस डी टी एस। डी एच को आप लिख सकते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डी एच इक्वल टू आया था हमारा टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस, अब डी टी एस को, ये वाली चीज़ हमने पढ़ चुके हैं एंथैल्पी में, माइनस डी टी एस को आप लिख सकते हैं टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ से आपका टी डी एस कट गया, आपको क्या बचा, वी डी पी माइनस एस डी टी। आप देख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कहाँ डिफाइन होगी, अगर प्रोसेस मेरा आइसोबारिक और आइसोथर्मल होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब फेज चेंज। फेज चेंज जब होता है, फेज चेंज का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज। जैसे अगर आपका मान लीजिए सॉलिड है या फिर लिक्विड है, आपका कोई वाटर को बॉयल कर रहे हैं आप, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होगा, वाटर बॉयल होता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो बॉयल हो रहा है तो उसके बाद जो भी उसको हीट मिलेगी, स्टार्टिंग में तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 तक पहुंचा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी हीट आप उसके बाद उसको दे रहे हैं, उसके बाद उसके टेम्परेचर राइज में कोई योगदान नहीं होगा, वो उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को बढ़ा देगी, जिससे उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली उतने ही टेम्परेचर की आपको गैस मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड फेज कन्वर्जन। अब जब फेज चेंज हो रहा होगा मीन्स जब आपका वाटर गैस में बदल रहा होगा, मीन्स जो भी एनर्जी या हीट आपको दे रहे हैं वाटर को, उस समय उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को बढ़ाएगी, जिससे लिक्विड से गैस में बदले। उस समय ना तो टेम्परेचर बदलेगा ना प्रेशर बदलेगा। दैट फेज चेंज इज द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। इसलिए फेज चेंज वाले प्रोसेस में जो होता है, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। जब फेज ट्रांजिशन होगा, एक फेज से दूसरे फेज में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो जो भी क्वांटिटी हमारी कंजर्व रहती है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। तो क्योंकि वहां पे प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक है। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी आप मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। इस इक्वेशन का आप मैं एक स्टेप कर दे रहा हूँ, आगे का आप कर लेंगे। पी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो आपको v मिल जाएगा। फिर इसी इक्वेशन का अगर आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो dp जीरो हो जाएगा तो माइनस एस मिल जाएगा। ठीक है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कीपिंग पी कांस्टेंट, और सेकंड इक्वेशन का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कीपिंग टी कांस्टेंट। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, इधर मिलेगा आपको डेल वी बाई, या पूरा लिख दे रहा हूँ, डेल टू जी अपॉन डेल टी डेल पी। ठीक है, कीपिंग पी कांस्टेंट, तो आपको मिल गया एट कांस्टेंट पी। इधर आपको मिल जाएगा डेल टू जी अपॉन डेल पी डेल टी, दिस इज एट कांस्टेंट टी। ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं साथ में दोनों टर्म्स को, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये आपका हो गया मैक्सवेल्स फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन।
अब जैसे हमने अदर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कैसे, कहाँ पे डिफाइन होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। आप डी जी या फिर जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें इक्वेशन को, जी को मैं लिख सकता हूँ यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो डी जी को हम लिख सकते हैं, या फिर से लिखता हूँ पहले मैं, जी इक्वल टू आप लिख सकते हैं यू प्लस पी वी माइनस टी एस, या जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, तो अगर डी जी लिखें हम, तो डी यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस। चेंज हम देख रहे हैं, डी यू को अभी हम ऐसे लिखते हैं, पी डी पी वी क्या होगा, पी डी वी प्लस, इस टर्म को देखिए, प्लस वी डी पी माइनस, इस टर्म को देखिए, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब हम डी यू को कैसे लिखेंगे, अब आप डी यू को लिख सकते हैं टी डी एस माइनस डब्लू। टी डी एस माइनस वर्क डन ही तो होता है। ठीक है, मैंने डब्लू लिख दिया अभी के लिए, और बाकी ये टर्म मेरा एज इट इज यहाँ पे उतर आएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन है, वो दो पार्ट में है, मान लीजिए। एक पार्ट मैकेनिकल, गैस मैकेनिकली वर्क कर रही है और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो पार्ट हो गया आपका पी डीवी वाला। ठीक है, प्लस एक और पार्ट है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, डी यू इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू को टी डी एस लिखेंगे, तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू। अब इस वर्क डन में ही दो पार्ट में मैं तोड़ ले रहा हूँ। एक वर्क का पार्ट इज वर्क डन बाय द गैस, जिसमें वॉल्यूम गैस का चेंज हो रहा है, या मैकेनिकल वर्क जो है, ये आपका मैकेनिकल वर्क को बता रहा है पीडीवी। और एक पार्ट मैं और बना रहा हूँ डी डब्ल्यू टू। ठीक है, और बाकी मेरे टर्म क्या है, वैसे ही हैं, ये वाले पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस से टी डी एस गया। ठीक है, पी डी वी से पी डी वी चला जाएगा। अब डी जी क्या हो जाएगा मेरा, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, ये माइनस अंदर ले लिया मैंने। ठीक है, तो वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस डी डब्ल्यू टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। अगर प्रोसेस मेरा फॉर आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारा dp इक्वल टू डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू टू। तो फॉर आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे जो वर्क डन है वो कोई अलग फैक्टर की वजह से वर्क डन है। इस वर्क डन में वर्क डन बाय द गैस इन चेंजिंग वॉल्यूम वाला वर्क डन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो देखिए मैंने पीडीवी अलग कर दिया है और वो इससे कट गया है। ये कौन सा पार्ट का वर्क डन है, दैट इज मैकेनिकल वर्क। जो गैस मैकेनिकली वर्क कर रही है, जब उसको हीट मिल रही है तो वो एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसके, तो मैकेनिकल वर्क का पार्ट नहीं है ये। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज वर्क डन अदर देन मैकेनिकल वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर ऐसे बोलिए, change in Gibbs free energy will be equivalent to work done that is other than mechanical work in isothermal and isobaric process। और जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा इन फेज ट्रांजिशन, क्योंकि उसमें वो ट्रांजिशन जो होता है, फेज ट्रांजिशन जो होता है, वो आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस है। तो अब जितनी भी मैंने थर्मोडायनेमिकल
आपसे बोलूँ वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया कि सब के सब अलग अलग कंडीशंस में कांस्टेंट रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसी तरीके से डी एफ मैंने आपको बताया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। डी एच मैंने आपको बताया टी डी एस प्लस वी डी पी। और डी जी मैंने आपको बताया पी डी पी माइनस एस डी टी। ये डी यू आपका कब कांस्टेंट रहेगा, डी यू कब जीरो होगा, इन आइसोकोरिक एंड आइसो या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक भी कह सकते हैं या एडियाबैटिक। तो ये जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है ये इस प्रोसेस के दौरान मिनिमम रहेगा, चेंज उसमें जीरो होगा। ये कब डिफाइन होता है, आइसोकोरिक और आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस डी एफ इक्वल टू जीरो, या डी एफ इज लेस देन इक्वल देन जीरो। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस तो डी एफ जीरो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में डी एफ लेस देन जीरो होगा। इसी तरीके से फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस डी एच इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो। इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, रिवर्सिबल है तो जीरो होगा। इसी तरीके से फॉर आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस डी जी इक्वल टू डी जी इज लेस देन इक्वल देन जीरो। रिवर्सिबल है तो जीरो होगा और इरिवर्सिबल है तो लेस देन जीरो होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इसको याद रखने का तरीका आपको बताता हूँ, मैक्सवेल्स इक्वेशन को। आप इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे लिखेंगे टी टैगोर, टी मीन्स टैगोर, वी मीन्स विद्या, पी मीन्स पब्लिक, एस मीन्स स्कूल। टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल। ठीक, यहाँ पे बराबर लगाइए, यहाँ डेल लगाइए, यहाँ डेल लगाइए, यहाँ डेल लगाइए, यहाँ डेल लगाइए। ठीक है। अब इधर P है, इधर S है। इधर P है, इधर साइड P है तो इसमें P कांस्टेंट, इधर S है तो इसमें S कांस्टेंट। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे अभी। टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल से जो हमने एक इक्वेशन निकाला, अब इसको देखिए, इसके जो भी आपके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर हैं इसको उल्टा कर देंगे बस। तो फर्स्ट वाली टर्म का हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो क्या हो जाएगा कन्वर्जन, ऊपर P नीचे T। सेकंड वाले में भी हम यही करेंगे, ऊपर S नीचे V। अब इधर V है तो इधर V कांस्टेंट, इधर T है तो इधर T कांस्टेंट। ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया मैक्सवेल का। अब हम क्या करेंगे थर्ड वाले में, हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे थोड़ा सा, ऐसे ही बदलेंगे इसको थर्ड वाले के लिए। ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका डेल एस अपॉन डेल पी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। जब हम इंटरचेंज करेंगे बराबर के एक साइड वाले को दूसरे साइड वाले के, एक साइड वाले के न्यूमरेटर को दूसरे साइड वाले के डिनोमिनेटर से, तो बीच में माइनस भी आएगा कि इंटरचेंज की वजह से। अब यहाँ पे टी है, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ पी है, यहाँ टी हो जाएगा। ठीक है। ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बस, जिससे आपको डायरेक्ट याद रहे क्वेश्चन। ठीक है। एक मिनट, ये गड़बड़ लिख गया है। यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे आपने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया था ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों साइड में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। क्या कर देंगे हम, लेफ्ट साइड में पी को ऊपर भेजा, एस को नीचे भेजा, इधर टी को ऊपर भेजा, वी को नीचे भेजा। और ये करने में माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। इधर वी है तो इधर वी कांस्टेंट, इधर एस है तो इधर एस कांस्टेंट। ये माइनस। ठीक है। तो ये हमारी चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गई। अब इसमें याद रखने का तरीका याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन होती है सेकंड।
लिखते हम ऐसे हैं बट याद ऐसे रखना है आपको, ठीक। और ये वाली इक्वेशन होती है थर्ड, और ये इक्वेशन होती है आपकी फोर्थ। फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। तो ये एक बेसिक सा तरीका है एकदम याद रखने का। बाकी आपको पता होना चाहिए कौन सा थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल किस कंडीशन में लगता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे आइसोकोरिक आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा। तो ये वाली चीज़ें भी मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मैक्सवेल्स रिलेशंस, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।